डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से जो चैप्टर नंबर 6 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये चैप्टर काफ़ी लेंथी रहेगा, जो कि कई पार्ट में अवेलेबल रहेगा। और जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम डीएनए के बारे में जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देखेंगे, उसकी हिस्ट्री देखेंगे और उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पैकिंग है, न्यूक्लियोसोम जो रीजन होता है उसके अंदर, और डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है वाटसन और क्रिक ने जो दी थी, जो कि आप पिक से भी देख सकते हैं, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। जो डीएनए है वो उसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल जो जीन बनाता है और जीन के पास सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। इसलिए इसका चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो डीएनए के पास ही सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट होती हैं। और खासकर ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में तो डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल का काम करता है। जो न्यूक्लिक एसिड है, जिसमें डीएनए एक फॉर्म है न्यूक्लिक एसिड की ही, आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की फॉर्म होती हैं ये काफ़ी सारे, जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ के वो पॉलीमर जैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसी को डीएनए बोलते हैं। और जो न्यूक्लिक एसिड है वो दो टाइप के रहते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड डीएनए और राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। जो डीएनए है वो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो आरएनए है वो भी जेनेटिक मटेरियल का काम करता है वायरसेस के अंदर। लेकिन ज़्यादातर जो इसका आरएनए का काम होता है यूकैरियोट्स में, हाई ऑर्गेनिजम्स में, वो क्या रहता है कि मैसेंजर का काम करता है, जैसे एमआरएनए बोलते हैं। एक अडेप्टर का काम करता है जिसको टीआरएनए बोला जाता है। स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करता है, अलग अलग स्ट्रक्चर बनाने में काम करता है। और कैटालिटिक मॉलिक्यूल, ये बायो कैटलिस्ट के रूप में भी काम करता है, जो अलग अलग जो रिएक्शन रेट है उनको फास्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कराने में मदद करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, पूरी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का पता लगाना ह्यूमन जीनोम के अंदर पिछले कुछ दशकों से एक नया जो युग है जीनोमिक्स का, उसको शुरू करता है। तो यदि हम कंप्लीट जो सीक्वेंस है डीएनए की ह्यूमन जीनोम के अंदर, ह्यूमन के अंदर जितना भी मटेरियल होता है जेनेटिक मटेरियल, उसकी जो सीक्वेंस पता करें, और उसके ऊपर पता करने काफ़ी प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक नया जो युग है जीनोमिक्स का वो शुरू हो चुका है। जैसे जो हम इसी चैप्टर के जो लास्ट वाले जो टॉपिक है उनमें पढ़ेंगे, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, तो वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। उसका जो मेन मकसद है वो इन सीक्वेंस को पता करना ही है। स्टार्ट करते हैं डीएनए के बारे में। डीएनए क्या है? लॉन्ग पॉलीमर है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड जो यूनिट्स हैं उनसे मिलकर बनता है। छोटी छोटी जो यूनिट है, जैसे दीवार में हम इंटो को लगा के एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी तरीके से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स जब एक लाइन में जुड़ते हैं तो उससे एक लंबी चेन बनती है, उसी को डीएनए बोला जाता है। जो लेंथ है वो नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, कितने न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है इसके अंदर, उस बेस पे भी मापी जाती है। लेकिन कई बार जो ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं ज़्यादातर फॉर्म में ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, पेयरिंग में पाए जाते हैं। और जिसके अंदर जो बेस पेयर हैं उनके नंबर के बेस पे ही जो डीएनए है उसकी लेंथ है वो निकाली जाती है। तो ये भी एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रत्येक ऑर्गेनिज्म का, अलग अलग जो लेंथ है वो भी यहाँ पे देखी जाती हैं और प्रत्येक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग देखने को मिलती हैं। एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरियोफेज 5x174, तो ये नाम है बैक्टीरियोफेज का। तो इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है, एक सिंगल चेन पाई जाती है डीएनए की। लेकिन जैसे बैक्टीरियोफेज लैम्डा है उसके अंदर 48,502 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में पाया जाता है। ई कोलाई है जैसे, उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर देखने को मिलते हैं। एस्केरिसिया कोलाई, जिसको ये साइंटिफिक नाम है, बैक्टीरिया होता है। हैप्लोइड कंटेंट है जो ह्यूमन डीएनए का, जो 23 बेस प्रेजेंट जो क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम, पेयरिंग में नहीं है, कल्ले अकेले जो 23 क्रोमोसोम है उनके अंदर जो 3.3 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर देखने को मिलते हैं।
उसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं। ये मेनली 3 कंपोनेंट से मिलकर बनती है। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंगल जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है उसके अंदर नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, पेंटोज शुगर होती है जो कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज हो सकती है। राइबोज आरएनए में देखने को मिलती है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में। फॉस्फेट एक ग्रुप होता है जो कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। 2 टाइप्स के नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। प्यूरिन के अंदर एडेनिन और ग्वाइनिन आ जाते हैं और पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन आ जाते हैं। तो टोटल 5 नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं। नाइट्रोजीनियस बेस को जो मेनली कैटेगराइज किया गया है प्यूरिन और पायरिमिडीन में। साइटोसिन इज कॉमन फॉर बोथ डीएनए और आरएनए में। साइटोसिन दोनों में देखने को मिलता है। यदि हम बात करें पायरिमिडीन के केस के बारे में, लेकिन जो थाइमिन है वो डीएनए में पाया जाता है, जबकि यूरेसिल है वो आरएनए में देखने को मिलता है। और थाइमिन है जो होता क्या है, वो यूरेसिल का एक मॉडिफाइड रूप होता है। यदि यूरेसिल की 5th कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाता है तो 5 मिथाइल यूरेसिल को ही हम थाइमिन बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड, ए नाइट्रोजीनियस बेस इज लिंक्ड टू हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ 1 कार्बन पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के अंदर जो 5 कार्बन होती है उनकी 1st कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्साइड ग्रुप के साथ में नाइट्रोजीनियस बेस जब आके जुड़ जाता है तो उसी स्ट्रक्चर को, जो उनका दोनों कॉम्बिनेशन बना है, उसी को न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। और जो बॉन्डिंग है वो एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्डिंग होती है, क्योंकि जो भी शुगर बॉन्ड बनाते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल है जैसे एडिनोसिन है या फिर डिऑक्सी एडिनोसिन है, ग्वाइनोसिन है या फिर डिऑक्सी ग्वाइनोसिन है। ये सारे न्यूक्लियोसाइड के एग्जाम्पल हैं। न्यूक्लियोसाइड को लिखते टाइम पीछे साइन लगाया जाता है, साइटिडीन है या फिर डिऑक्सीसाइटोडीन है और यूरिडीन है या फिर डिऑक्सी थाइमिडीन है। तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस करते हैं। जब फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाता है न्यूक्लियोसाइड के साथ और न्यूक्लियोसाइड के जो 5 डैश कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोक्साइड ग्रुप होता है उसके साथ में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ आके अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप, तो उसको न्यूक्लियोटाइड बोल दिया जाता है। मतलब न्यूक्लियोसाइड प्लस में फॉस्फेट ग्रुप इज इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड। तो डाई न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, 2 न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 3 डैश टू 5 डैश फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो एक जो न्यूक्लियोसाइड है, जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 डैश कार्बन और दूसरे का 5 डैश कार्बन है, वो फॉस्फोडाइएस्टर एक लिंकेज एक बॉन्ड होता है, उनके द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसे डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और काफ़ी सारे जब ये ऐसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाते हैं तो ये पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं। पॉली मतलब मैनी, जिसके अंदर मैनी न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, तो वो एक चेन में देखने को मिलते हैं। 5 डैश एंड ए फ्री फॉस्फेट मोइटी ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो ये जो चेन हमने पढ़ी है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जिसके 2 एंड होते हैं, एक 5 डैश एंड कहलाता है जिसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, और एक 3 डैश एंड होता है जो कि फ्री हाइड्रोक्साइड ग्रुप ऑफ 3 डैश कार्बन एट अनदर एंड ऑफ द चेन। तो एक फ्री रहता है हाइड्रोक्साइड ग्रुप 3 डैश कार्बन के ऊपर, तो वो 3 डैश एंड कहलाता है। बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू शुगर एंड फॉस्फेट। तो जो शुगर एंड फॉस्फेट है ये बैकबोन बनाने का काम करते हैं, जो मेन ढांचा है वो प्रोवाइड करने का काम करते हैं, शेप में बनाए रखने का काम करेंगे। इन आरएनए के अंदर एवरी न्यूक्लियोटाइड रेजिड्यू हैज एन एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट 2 डैश पोजिशन और इन द राइबोज। तो राइबोज के अंदर जो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज जो अलग अलग शुगर होती हैं, तो राइबोज में एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है 2 डैश कार्बन के ऊपर, जबकि जो डीएनए होता है उसमें इस OH ग्रुप की जगह पे अकेला हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्साइड की जगह पे केवल हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और एक ऑक्सीजन की यहाँ पे हम कमी देख सकते हैं, OH में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है और डीएनए में ऑक्सीजन नहीं है, इसी वजह से उसको डीऑक्सी राइबोज बोला जाता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है, इसी स्ट्रक्चर से डीएनए और आरएनए इतने ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम आइडिया ले सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, और उसको यदि हम डीकंडेंस करें, उसको यदि खोल के देखें तो जो डीएनए है वो स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और डीएनए के अंदर जो सेंट्रल मोस्ट पोर्शन होता है इनसाइड वाली साइड में, जो नाइट्रोजीनियस बेसिस होते हैं, जो कि एडेनिन ग्वाइनिन थाइमिन साइटोसिन और यूरेसिल आरएनए में देखने को मिलता है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो फॉस्फेट है और शुगर है वो बैकबोन का काम करेंगे।
और जो नाइट्रोजीनियस बेस पेयर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड भी जैसे हम आगे पढ़ेंगे थाइमिन और एडेनिन के अंदर, एडेनिन या थाइमिन के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं, और ग्वाइनिन और साइटोसिन के अंदर बीच में जो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर है डीएनए की वो समझ सकते हैं थोड़ी सी यहाँ से। तो जो एक सीढ़ियाँ होती हैं, सीढ़ियों एक जो एक्सिस के राउंड होते हैं, पोल के राउंड सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, तो उसी फॉर्मेट में जो डीएनए है वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती हैं, जिसके अंदर एडेनिन थाइमिन ये जो नाइट्रोजनियस बेस है वो एक अलग अलग जो सीढ़ी होती है उसका काम करते हैं, और जबकि जो ग्रिल होती है जिसके ऊपर ये सीढ़ियाँ लगी होती हैं तो वो नाइट्रोजनियस बेस जो ये शुगर और फॉस्फेट जो ग्रुप हैं तो वो एक बैकबोन का काम करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर को मेन जो फ्रेम है वो प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और जो एक सिंगल टर्न है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ से घूम के वापस यहीं पे जो एक सिंगल टर्न यहाँ से और यहाँ तक बना है, तो उसके बीच में जो पीच जिसको बोलते हैं डिस्टेंस है जो 3.4 नैनोमीटर होती है, और इस हेलिक्स के बीच में 10 बेस पेयर आ जाते हैं, और वहां से हम 2 बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी निकाल सकते हैं, जो आगे भी देखेंगे। तो हम 3.4 नैनोमीटर को यदि 10 से डिवाइड कर देते हैं तो 0.34 नैनोमीटर जो लेंथ आ जाती है, जो डिस्टेंस आ जाती है, वो 2 नाइट्रोजीनियस बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस है। ये 3D पिक हम देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी एडेनिन ग्वाइनिन फॉस्फेट ग्रुप है, नाइट्रोजन ये जो शुगर है, तो ये सारे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, अपनी अपनी स्पेशल स्ट्रक्चर होती है, रिंग फॉर्म में स्ट्रक्चर होती हैं। तो जो डीएनए है यदि हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो 3D व्यू यहाँ से ले सकते हैं, जिसके अंदर जो बाहर की तरफ जो रेड कलर का पोर्शन आपको बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये ग्रिल का काम करेंगे, जो बैकबोन का काम करते हैं जैसे डी में। और उसके बाद जो बीच के अंदर जो पोर्शन है ब्लू कलर का जो पोर्शन है वो नाइट्रोजीनियस बेसिज है। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ डीएनए। तो डीएनए को एक एसिडिक सब्सटेंस के रूप में खोजा था सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर ये पाया जाता है, और सबसे पहले 1869 में जो फ्रेडरिक मेसर हैं उन्होंने इसको खोजा था, और इसको जो नाम है वो न्यूक्लियन दिया था। और जो वाटसन और क्रिक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, इन्होंने ज़्यादा अच्छा वर्क किया था डीएनए की डिस्कवरी के ऊपर, और जो इनको डाटा मिला था जिसकी मदद से इन्होंने आगे अपनी जो थीसिस है वो दी, जो अपनी रिसर्च है वो प्रोवाइड की। तो वो डाटा कहाँ से मिला था इन्होंने, तो 2 साइंटिस्ट थे, मैरू विल्किंस और रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बेस पे एक स्ट्रक्चर तैयार की थी, एक डाटा तैयार किया था डीएनए का, और उसी के बेस पे 1953 के अंदर जो वाटसन और क्रिक ने एक वेरी सिंपल लेकिन बहुत फेमस स्ट्रक्चर दिया, एक डबल हेलिक्स मॉडल है, जो हमने पीछे जो पिक दिए वो डबल हेलिकल मॉडल होता है, वो डीएनए का वाटसन और क्रिक ने ही दिया था। प्रपोज्ड बेस पेयरिंग बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं उनके बीच में बेस पेयरिंग होती है, और बेस पेयरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से देखने को मिलती है। और जो ये ऑब्जर्वेशन थी वो एरविन चारगफ नाम के जो साइंटिस्ट ने अपने रूल दिए थे, चारगफ रूल भी पढ़े जाते हैं, तो उसके बेस पे उन्होंने स्ट्रक्चर को समझाने में मदद की थी। और क्या बताया था, जो रेशियो है एडेनिन प्लस थाइमिन का, किसके साथ में, ग्वाइनिन प्लस साइटोसिन के साथ में, तो वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता है। या हम बोल सकते हैं कि जो एडेनिन और थाइमिन इक्वल टू ग्वाइनिन प्लस में साइटोसिन, तो इनकी जो मात्रा है वो जो इनकी अमाउंट है वो हमेशा सेम रहती है किसी भी स्पेसिफिक इंडिविजुअल के अंदर। बेस पेयरिंग कन्फर्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो बेस पेयरिंग यदि ये देखने को मिलती है तो ये एक बड़ी ही खास प्रॉपर्टी है जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वो शो करती है, जिसके अंदर जैसे हम रेप्लिकेशन में पढ़ते हैं कि एक, आगे पढ़ेंगे भी, कि यदि एक स्ट्रैंड हमको पता है तो उससे नेक्स्ट स्ट्रैंड है वो पता की जा सकती है। तो जो इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन स्ट्रैंड इज नोन देन द सीक्वेंस इन द अदर स्ट्रैंड कैन बी प्रेडिक्टेड। जैसे हम मैथ में पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं जो 90 डिग्री सम होता है जिनका आपस में मिलके, तो एक यदि 20 डिग्री है तो दूसरा 70, एक दूसरे को पूरा करते हैं। इसी बेस पे जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं, जो पेयरिंग है उनकी हमेशा फिक्स रहती है। जैसे एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, ग्वाइनिन साइटोसिन के साथ पेयरिंग करेगा,
तो इस बेस पे यदि एक साइड में ये नाइट्रोजीनियस बेस पेयर प्रेजेंट है तो दूसरा जो हम साइड है वो भी प्रेडिक्ट वहां से कर सकते हैं। इफ ईच स्ट्रैंड ऑफ ए डीएनए एक्ट एज, यदि स्ट्रैंड्स जो डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं वो अलग अलग टेम्पलेट का काम करें और एक नई स्ट्रैंड वो बनाते हैं, तो नई स्ट्रैंड को जब हम जोड़ के देखते हैं तो वो पुराने वाली जो स्ट्रैंड जहाँ से हमने उसको बनाया है उसकी बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होती है। पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल का जो डॉटर डीएनए है वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी मिलेगी, कोई भी उसमें वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद है डीएनए के कुछ खास जो गुण हैं, फीचर्स हैं, साइलेंट फीचर्स हैं, वो देखेंगे। तो जो डीएनए है वो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन का बना होता है और जिसके अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती हैं जो उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, और जो बेसिस हैं वो इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। इनसाइडली प्रोजेक्टेड का मतलब स्थित होते हैं। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है। वन चेन हैज ए पोलैरिटी, यदि एक चेन की पोलैरिटी 5' to 3' है तो दूसरे की 3' to 5' देखने को मिलेगी। एंटी पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में। जो एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड मिलते हैं, जबकि ग्वाइनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि जो एक प्यूरिन के अपोजिट में एक पैरामिडिन देखने को मिलता है और जिसकी वजह से जो डीएनए के बीच में, जो इनके नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में जो लेंथ है वो यूनिफॉर्म देखने को मिलेगी, एक समान देखने को मिलती है। और 2 स्ट्रैंड्स हैं जो डीएनए के, उनके बीच की जो लेंथ है वो भी एक समान देखने को मिलेगी। राइट हैंडेड फैशन ऑफ 2 चेन, जो ये कोइलिंग होती है वो राइट हैंडेड, ये जिसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, उस फॉर्म में देखने को मिलेगी। और जो डिस्टेंस है हेलिक्स की वो 3.4 नैनोमीटर रहेगी, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर होता है। और प्रत्येक हेलिक्स के अंदर 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो डिस्टेंस है, जो दूरी है प्रत्येक बेस पेयर की, तो वहां से हम निकाल सकते हैं 0.3 नैनोमीटर, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेन ऑफ वन बेस स्टैक्स, वन बेस पेयर स्टैक, एक जो बेस पेयर का जो स्टैक का मतलब यहाँ पे जून बोल सकते हैं, मतलब या पेयरिंग है, वो दूसरे वाले के साथ में जो दूसरे का प्लेन है वो उसके प्लेन के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। और इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है, एक प्लेन दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होता है, जैसे एक बेस पेयरिंग है उसके ऊपर दूसरी बेस पेयरिंग है, तो एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और साथ में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस के बीच में, उसी से जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होती है। डीएनए की जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल बनाने के लिए दो जो अरेंजमेंट है वो रोल प्ले करते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने एक सेंट्रल डोगमा जो प्रोसेस है उसको दिया था। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है। कहाँ से कहाँ, वो डीएनए से आरएनए में जाएगी और आरएनए से प्रोटीन जो बनेगा, जितना भी हमारे शरीर में जितनी भी स्ट्रक्चर बनती हैं वो डीएनए के पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस इन्फॉर्मेशन का फ्लो, जैसे डीएनए से आरएनए जाता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो ट्रांसलेशन कहलाता है। और डीएनए से यदि डीएनए ही बनता है, उसकी कॉपी होती है, तो उसको रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उस इसके फ्लो को सेंट्रल डोगमा बोला जाता है। उसके बाद है डीएनए की पैकिंग। डीएनए जो न्यूक्लियस में किस तरीके से पैक हुआ मिलेगा। तो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है, डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के ऊपर कोइलिंग फॉर्म में पाया जाता है, लिपटा हुआ पाया जाता है। और किस रीजन में, न्यूक्लियस का एक स्पेसिफिक रीजन है जहाँ पे पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। डीएनए ऑर्गेनाइज होता है लार्ज लूप्स के अंदर, हेल्ड बाय ए प्रोटीन। तो डीएनए है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता हुआ मिलेगा और वो प्रोटीन के द्वारा एक जगह पे इकट्ठा रहता है। यूकैरियोट्स के अंदर जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, जो हम ये अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। लेंथ है जो डीएनए की, वो कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। जैसे हमको पता है जो 2 कंजिकेटिव बेस पेयर हैं उनके बीच में जो लेंथ है, जो उनकी डिस्टेंस है, वो 0.3 नैनोमीटर रहती है, 0.34 × 10⁻⁻⁹ मीटर। और यदि हम टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरा जो डीएनए है उसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन है उसका हैप्लोइड सेट का हमने देखा, उसके जो डिप्लॉइड सेट है, हैप्लोइड तो 3.3 था, यहाँ पे जो डिप्लॉइड सेट है उसके अंदर 6 पॉइंट में 6 × 10⁻⁻⁹ बेस पेयर देखने को मिलेगा। और यदि उसकी मल्टीप्लिकेशन हम जो दो बेस पेयर उनके बीच की डिस्टेंस से कर देते हैं तो यहाँ पे जो लगभग जो डिस्टेंस आती है वो 2.2 मीटर आती है। तो एक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है काफ़ी छोटा होता है, जिसको माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। और उसके अंदर यदि हम डीएनए की लेंथ देखें तो वो 2.2 मीटर, जो कि एक नॉर्मल अडल्ट होता है उसकी जो हाइट होती है
वो भी 2 मीटर से कम ही रहती है, लेकिन उसके अंदर एक सिंगल सेल है, जैसे एक शरीर है नॉर्मल शरीर 10⁻⁴ सेल से मिलकर बनता है, लेकिन एक सिंगल सेल में 2.2 मीटर का तो उसके अंदर डीएनए ही पाया जाता है। फार ग्रेटर देन द डायमेंशन, तो यहाँ से हम एक चीज और देख सकते हैं, जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है, जो डायमेंशन जिसका डायमीटर है वो 10⁻⁻⁶ मीटर रहता है, मतलब 1 माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। लेकिन जो डीएनए वो लिए हुए है उसकी जो लेंथ है वो 2.2 मीटर रहती है। तो ये इस किस फॉर्म में पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में देखने को मिलता है। आगे हम पिक है उसमें भी देखेंगे, नेक्स्ट जो आगे की स्लाइड है। लेंथ ऑफ ई कोलाई डीएनए है, इसी प्रकार से यदि हम निकालें तो वो 1.36 मिलीमीटर आती है। डू नॉट हैव ए डिफाइंड न्यूक्लियस, उसके पास न्यूक्लियस डिफाइंड नहीं पाया जाता, इसलिए जो डीएनए है, लेकिन वो डीएनए वो स्कैटर्ड फॉर्म में नहीं, वो कंडेंस्ड फॉर्म में पाया जाता है। हिस्टोन क्या होते हैं, जो पढ़े हमने पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन होते हैं, बेसिक नेचर होती है इनकी, एसिडिक बेसिक, वो वाली बेसिक की बात कर रहे हैं इसमें। डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमाइनो एसिड, तो इसके अंदर अमाइनो एसिड के बेस पे इनका जो चार्ज है वो डिपेंड करता है। और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो किसकी वजह से होता है, दो अमाइनो एसिड जो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, उन्हीं की वजह से इनका जो बेसिक जो पॉजिटिव चार्ज है वो होता है। तो ये पूछ लिया जाता है एक नंबर ऑप्शन टाइप में कि कौन से अमाइनो एसिड की वजह से चार्ज देखने को मिलता है जो पॉजिटिव चार्ज है। ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, तो जो हिस्टोन है वो अकेला हिस्टोन नहीं पाया जाता, वो ग्रुप में पाया जाता है, 8 के मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाया जाएगा इकट्ठा मिलके, जिसको हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से हम डिटेल्ड व्यू देख सकते हैं, जैसे क्रोमोसोम है, जो क्रोमोसोम की जो लेंथ है, जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो यहाँ पे अच्छी खासी है, लेकिन जैसे हम इसको कोइलिंग करके देखते हैं तो यहाँ से जो जो ये जिसकी को डिकोइलिंग करेंगे या डिकंडेंस फॉर्म लेके जाएंगे तो ये 700 नैनोमीटर है इसकी चौड़ाई। उसके बाद यदि इसको और ज़्यादा हम आगे आगे डिकंडेंस करते जाएंगे तो यहाँ से और ज़्यादा जो इसकी कोइलिंग है वो बढ़ती जाएगी, और लास्ट में हमको जो हिस्टोन है, जो गेंद जैसी स्ट्रक्चर्स हैं, उसके ऊपर जो डीएनए है वो लिपटा हुआ मिलेगा, और वो खुद भी जो एक अरेंजमेंट है वो काफ़ी पास पास में देखने को मिलता है। और उसी स्टोन को यदि हम दूर दूर करके देखें तो अलग अलग जो स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग गेंद हैं, वो 8 ऑक्टामर, जैसे यहाँ पे हम समझ सकते हैं जो 8 जो ऑक्टामर यूनिट है वो देख सकते हैं। और ये एक्स्ट्रा प्रोटीन होते हैं जो कि इस लूप को बनाए रखते हैं स्टोन के ऊपर, जो डीएनए का लूप बना हुआ। और उसके बाद डीएनए को भी यदि हम यहाँ पे डिकोइल करते हैं और ज़्यादा खोल के देखते हैं तो जो डीएनए की जो हम नॉर्मल जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, जिसकी जो विड्थ है वो 2 नैनोमीटर देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं कि 700 नैनोमीटर से 200 नैनोमीटर के अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो देखने को मिलता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियोसोम, तो जैसे हमने देखा है कि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लिपटा हुआ मिलेगा, उसी कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और एक न्यूक्लियोसोम के अंदर 200 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं डीएनए के। और कंस्टिट्यूटिंग रिपीटिंग यूनिट, जैसे देखें कि छोटे छोटे जो न्यूक्लियोसोम हम किस चीज़ को बोलेंगे, यदि हम पीछे वाली एक पिक देखें तो ये जो एक कंप्लीट पोर्शन है ये न्यूक्लियोसोम कहलाता है, क्रोमेटोसोम या न्यूक्लियोसोम बोल सकते हैं इसको। तो जो ये स्ट्रक्चर हैं ये जब रिपीट होती हैं तो रिपीट होके एक क्रोमेटिन बनाती हैं, और क्रोमेटिन क्या होती हैं, थ्रेड लाइक स्टेन्ड बॉडी होती हैं। जब हम क्रोमोसोम को स्टेन करके देखते हैं, स्टेनिंग करके देखते हैं, अलग अलग डाई होती हैं लैब के अंदर, जब उसमें उनको रंग के देखते हैं माइक्रोस्कोप के नीचे तो वो डार्कली फॉल्ड जो पोर्शन होता है वो क्रोमेटिन इन्हीं की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म देखने को मिलती है न्यूक्लियोसोम की। और ये कैसे दिखाई देते हैं, बीड्स ऑन स्ट्रिंग, जैसे एक धागे के अंदर हम मणके पिरो देते हैं तो इस तरीके से वो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम इनको देखने की कोशिश करते हैं। बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है जो क्रोमेटिन की, वो पैक्ड होती है टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। तो क्रोमेटिन फाइबर बनाने के लिए वो स्ट्रक्चर है वो पैक्ड फॉर्म में पाई जाती है, काफ़ी पास पास पाए जाते हैं। फर्दर कोल्ड एंड कंडेंस्ड एट मेटाफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन टू फॉर्म क्रोमोसोम। उसके बाद और ज़्यादा कोइलिंग है वो देखने को मिलेगी, और ज़्यादा वहाँ पे कंडेंसेशन देखने को मिलेगी, और जब ये कंडेंसेशन हाईली पीक पे चली जाती है, जितनी होना चाहिए उतनी हो सकती है, तो क्रोमोसोम हमको देखने को मिलते हैं। वो मेटाफेज स्टेज होती है जो सेल डिवीजन की, वहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो हम देख सकते हैं।
पैकिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन नॉन हिस्टोन। यदि हायर लेवल पे और ज़्यादा यदि हमको पैकिंग करनी है क्रोमेटिन लेवल की, तो उसके अंदर कुछ NHC नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी देखने को मिलते हैं, जो कि हिस्टोन के ऊपर इस क्रोमोसोम को, जो DNA है उसके स्ट्रक्चर को बनाए रखते हैं। उसके बाद यू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन दो टाइप की होती हैं। यू क्रोमेटिन ट्रू क्रोमेटिन होती है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होती है, इसी के ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होता है, और ये लूजली पैक्ड होती है। ट्रांसक्रिप्शन जैसे कॉपी ली जाती है DNA से, जो आगे mRNA बनाया जाता है, तो कॉपी लेने के लिए DNA को तो थोड़ा सा खुली फॉर्म में पाया जाना पड़ेगा। यदि कॉम्पैक्ट है तो उसके ऊपर जो एंजाइम है वो आके काम नहीं कर सकते। तो यही एक ट्रू रीजन होता है जो ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होएगा। और जो स्टेनिंग यदि इसकी की जाए तो स्टेनिंग लाइट होती है, हल्की स्टेनिंग होती है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होती है, बिल्कुल पास पास वहाँ पे हिस्टोन वगैरह है, जो कोयलिंग है काफ़ी पास पास देखने को मिलेगी, डेंसली पैक्ड होता है। और जो स्टेनिंग है वो डार्क होती है, लेकिन वो कोई भी प्रोटीन वगैरह है वो नहीं बना सकता, क्योंकि उसके लिए एंजाइम को अटैच होने के लिए कोई जगह ही नहीं है वहाँ पे। उसके बाद न्यूक्लियोसोम हम देख सकते हैं यहाँ से। तो न्यूक्लियोसोम 8 ऑक्टामर यूनिट हैं, जो 8 यूनिट से मिलकर बनता है, तो इसलिए स्टोन ऑक्टामर बोलते हैं इसको। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर हैं, जैसे ऊपर 4 हैं नीचे 4 हैं, तो 4 हैं जो H2A H2B H3 और H4, ये जो हिस्टोन मॉलिक्यूल होते हैं, उसी प्रकार से यही अरेंजमेंट नीचे देखने को मिलता है। और जो न्यूक्लियोसोम में जो DNA है उनका जो 146 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, 200 के पास भी देखने को मिलते हैं वैसे जो हमने पढ़ा है, लेकिन अब 200 भी याद रख सकते हैं, 146 भी, अलग अलग नंबर भी देखने को मिल जाता है। और उसके बाद ये हिस्टोन 1 प्रोटीन होता है जो कि ये स्ट्रक्चर है उसको बनाए रखता है। उसके बाद लिंकर DNA जो कि दूसरे हिस्टोन प्रोटीन को, जो ये एक न्यूक्लियोसोम है उसको जोड़ने का काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग जो फॉर्म है ऑक्टामर जो यहाँ पे बना हुआ है, और उसके बाद 147 अलग अलग जो डाटा है अलग अलग देखने को मिलता है। तो अलग अलग जो 147 बेस पेयर है, जैसे यहाँ पे 146 है, 200 भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग टाइप की जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलती है।